वेलकम बैक। हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। एक्चुअली आपके सिलेबस में हमने सिलेबस जो टॉपिक रखा था दैट वाज कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चर। तो उसमें मैंने बताया था कि दो तरह की हो सकती है, कैन बी इंटरनल, इट कैन बी एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में मैंने आपको बताया था इट मीन बी एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। तो वो था आपका जिसको हम मर्जर एंड टेक ओवर बोलते हैं। एंड दूसरा है कि इंटरनली कंपनी का रिस्ट्रक्चरिंग हो गई ऑर्गेनाइजेशन का। और उसके बाद इसका दूसरा पहलू होता है जब अकाउंटिंग करते हैं वो कंसोलिडेशन की अकाउंटिंग बोलते हैं। तो इसमें जो पहला टॉपिक था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, उसका मैंने आपको बताया था कि सपोज कंपनी की हालत खराब है तो विद इन द कंपनी कोई एक्सटर्नल एजेंसी इन्वॉल्व नहीं होती है, विद इन द कंपनी हम अपना रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हो। उसमें बेसिकली ये होता है कि हमारे यहाँ पे जो कंपनी को फंड्स देते हैं वो हो सकता है शेयर होल्डर्स है, हो सकता है कि वो बैंक वाले हैं, और हो सकता है कि वो क्रेडिटर्स है जिनकी भी लाइबिलिटीज है। तो जब कंपनी की हालत खराब होती है तो तीस स्टेक होल्डर्स वो मीटअप कर लेते हैं और उनको बता दिया जाता है कि भाई ये कंपनी की हालत है, अगर तुम इसमें कंपनी को साथ नहीं दोगे तो बचा कुचा जो भी आपका पैसा था वो भी शायद मुश्किल से मिल पाएगा। बट देयर आर चांस अगर आप अपनी कंपनी को रिवाइव करोगे और कंपनी फ्यूचर में प्रॉफिट्स कमाएगी तो आपकी लाइबिलिटीज पे हो सकती है। तो उस केस में जब वो डिसाइड कर लेते हैं यस वी आर गोइंग टू सैक्रिफाइस समथिंग, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। उसमें क्या होता है, लास्ट टाइम हमने देखा तो उससे कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट मुझसे नहीं आता है, बट मैंने आपको दिखाया था किस तरह से ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल कंपनी में होती है, जिसमें जब उनको लगता है कि शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा हो रहा है तो उस केस में क्या कर रहे हैं वो शेयर के प्राइस को कम करने के लिए वो क्या करते हैं शेयर को डिवाइड करते थे। जहाँ शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपया थी उसके फेस वैल्यू 10 कर दी, जहाँ 10 थी उसको 1 रुपया कर दिया या 5 रुपया कर दिया। ऐसे करके उन्होंने क्या किया शेयर की जो शेयर को ब्रेक कर दिया था, उसको बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ द शेयर। तो उसमें बेसिकली क्या होता है शेयर होल्डर से वो एग्जिस्टिंग शेयर जो होता था वो वापस लेते हैं और उसके बदले इक्विवेलेंट अमाउंट के नंबर ऑफ शेयर जो है वो ज्यादा करेगा। अगर पहले उसके पास 100 शेयर थे 10 रुपए के तो उससे वापस लेते हैं वो एक एक रुपए के उसके 1000 शेयर उसको दे देते हैं। इसी तरह से इसका उल्टा होता था कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स, जहां पे ऐसा था कि शेयर्स का प्राइस बहुत कम हुआ है एंड यू वांट टू कंसोलिडेट द शेयर्स, वहां पे आप एक 10 के बदले एक शेयर देते थे। बस उसका फेस वैल्यू जो है वो चेंज होता है। एक किसी भी शेयर के डिफरेंट वैल्यूज होते हैं। एक होता है जिसको हम फेस वैल्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं ये मैं एडिशनल नॉलेज आपको होता है। फेस वैल्यू मतलब जो शेयर इशू किया जा रहा है उस वक्त जो वैल्यू होती है उसकी दैट इज कॉल्ड एज फेस वैल्यू। उस वक्त इशू मतलब उसकी नॉमिनल वैल्यू जिसको बोलता है या रजिस्टर्ड कैपिटल वैल्यू उसका बोला जाता है। कंपनी जब अपने शेयर्स को रजिस्टर कराती है तो उसको बोलती है कि मतलब कि भाई कंपनी जब रजिस्टर करते हैं ऑथराइज कैपिटल बोलते हैं कि हमारे इतने लाख शेयर होगा और एट द फेस वैल्यू ऑफ दिस, दैट इज कॉल्ड द फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू या रजिस्टर्ड वैल्यू। उसके बाद क्या होता है कंपनी का शेयर अगर मार्केट में बिक रहा है तो इट इज बीइंग सोल्ड एट अ प्राइस दैट्स कॉल्ड अ मार्केट प्राइस। जैसे आप आज की डेट में आप देखोगे इंडियन ऑयल का प्राइस 140 रुपया है, तो इंडियन ऑयल की फेस वैल्यू हो सकता है ₹10 है, बट इसकी मार्केट वैल्यू अभी 140 है, 140 में मार्केट में बिक रहा है। दूसरा है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का सिंपल फंडा है जितने भी नेट एसेट्स है डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स। एक मिनट जस्ट होल्ड करना। ठीक। तो ये हमने परसों पढ़ा था। एक ये होता है तरीका। इसके बाद क्या आता है दूसरा स्टेप कि अब इनको बोलते हैं नाउ यू गिव अप योर राइट। अपना राइट जो है थोड़ा सा गिव अप करो। उसमें क्या हो सकता है, वन केस ऐसा हो सकता है शेयर होल्डर जो था, शेयर होल्डर का शेयर जो था वो 10 रुपये का था। अब शेयर होल्डर बोल रहा है कि हम मानेंगे कि हमारी शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 2 रुपया है, हमारी शेयर की वैल्यू जो है वो 2 रुपया। अब उन्होंने अपना कितना राइट सेक्रीफाइस कर दिया पर शेयर, पर शेयर उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया, 8 रुपया सेक्रीफाइस किया। अगर मैं पूछना ऐसे बताऊंगा, अगर बैलेंस शीट इस तरह से थी, यहाँ पे शेयर कैपिटल थी 10 लाख रुपया, शेयर होल्डर बोल रहे हैं बेसिकली क्या है दिस इज द इंटरनल लायबिलिटी ऑफ द कंपनी टुवर्ड्स द शेयर होल्डर्स, ये शेयर होल्डर्स का पैसा 10 लाख रुपया लगा है। अब शेयर होल्डर बोल रहे हैं कि ठीक है हम अपने 8 8 रुपया पर शेयर देने के लिए रेडी है। तो अल्टीमेटली अब शेयर कैपिटल कितना रहेगा, खाली 10 लाख की जगह कितना रहेगा, कोई बता दो सकता लाख है? 10 लाख की जगह रहेगा क्या? 2 लाख। अब इसमें क्या हुआ, कंपनी के लिए अगर देखा 8 लाख की लाइबिलिटी कम होगी, इंटरनल लाइबिलिटी 8 लाख की कम होगी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, शेयर होल्डर्स ने अपना जो राइट है वो कम कर दिया, उसको बोलते हैं रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल।
तो इसमें आप क्या करते हो, आप समझ लो कि आप एक डब्बा बनाते हो, क्या बनाते हो, एक डब्बा बनाते हो, और सबको बोलते हो कि आप इसमें कंट्रीब्यूट करो। तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स ने कितना कंट्रीब्यूट किया उसमें, 8 लाख रुपया कंट्रीब्यूट किया, और एक्सटर्नल पैसा नहीं लाया। उनने बोला हम अपनी लाइबिलिटी ही कम करते हैं। तो अल्टीमेटली जब आपको इसकी एंट्री करनी पड़ेगी तो आप क्या एंट्री करोगे, सर हम एंट्री करेंगे, आपका जो शेयर कैपिटल है वो कम हो जाएगा। आप करोगे एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 लाख, 10 रुपए का शेयर वापस देंगे वो। उसके बदला वो क्या लेंगे, अब 2 रुपए का शेयर लेंगे। टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 2 लाख। यहाँ पे क्या हुआ, फेस वैल्यू कम हुई ना, तो 10 रुपए का शेयर वो वापस लेंगे, उसकी जगह वो 2 रुपए का लेंगे। और बाकी आपको फायदा हुआ, उसको हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। किसमें ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिडक्शन बोलो या रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बोलते हैं, दो में से जो भी नाम बताना है वो रख सकते हो। तो हमने इस डिब्बे में डाला 8 लाख रुपया। ठीक है, समझ आया यहाँ तक, यहाँ तक यस समझ आया। ये सर इसके सर ये बाद 8 लाख रुपया जो इन्होंने मतलब माफ किया ना, ये इन्होंने अपना हाँ कैपिटल माफ जी, किया। शेयर इसका होल्डर ने रीजन अपना है कि आठ इनकी लाख हालत माफ कर खराब हो गई। दिया। इसका रीजन सर ये है कि इनकी हालत खराब हो गई इसीलिए सर। हाँ, हम अभी पढ़ रहे हैं कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, रीजन क्या हो सकता है, यूजुअली यही होता है कि भाई कंपनी तो हालत बहुत खराब है, कंपनी के यहाँ पे ना लॉसेस जमा हो रहे हैं, फालतू के लॉसेस जमा है, एसेट्स आप इंपेयर नहीं कर रहे हो क्योंकि आपकी हालत ऑलरेडी बहुत खराब हो चुकी है। तो उन ओके ओके लॉसेस को थैंक आप यू। राइट ऑफ करोगे, कहां से करोगे, आपके रिजर्व्स होते हैं, आपके पास रिजर्व्स भी नहीं है। तो लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए शेयर होल्डर्स को क्लेम कम करना पड़ेगा अपना। तो उस केस में वो कम कर दे ताकि कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो थोड़ी बेटर दिख जाए। ओके। इसी तरीके से आप मैं आ गए यहाँ पे बैंक वाले। आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत बार सुना होगा आपने, मतलब अभी भी विजय माल्या का जस्ट 4 घंटे का पॉडकास्ट हुआ जो भी बहुत वायरल हुआ। उसी पैरेलल अगर आपने ये न्यूज देखी कि भाई अनिल अंबानी का पब्लिक डेट तो इतना था पब्लिक बैंक सेक्टर बैंक से 49,500 करोड़, मुझे एग्जैक्टली फिगर नहीं पता है बट दैट्स व्हाट इज बीइंग कन्वर्ट इन द मार्केट, कि अनिल अंबानी का इतना डेट था और वो बैंक्स ने राइट ऑफ कर दिया और 450 करोड़ रहा। तो बैंक से जो राइट ऑफ कर लेते तो बेसिकली क्या हो रहा है, रिस्ट्रक्चरिंग तो हो रही है ना, उनके साथ वहां पे नेगोशिएशन हो रही है, सेटलमेंट हो रही है, बड़े लायबिलिटी अमाउंट को कम अमाउंट में सेटल कर रहे हैं वो लोग, कर रहे नहीं करते हैं। जो अभी यस बार बार अपोजिशन बोलती रहती है कि भाई ये सरकार क्या करती है, यस सर यस सर। सरकार ये जो प्राइवेट वाले बड़े बड़े बैंक मतलब कॉर्पोरेट्स होते हैं इनको छूट देती है। हमारा अगर थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है तो हमें जेके बैंक रुपया काट देता है, मिनिमम अकाउंट बैलेंस का डेबिट, उसका डेबिट, फलाना का डेबिट, डिपार्टमेंट। बट ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं ये बहुत ज्यादा लूट लेते हैं, बैंकरप्ट हो जाते हैं, और इनको क्या करता है बैंक बाद में बोलता है ठीक है आ जाओ सेटलमेंट करो। आपसे कितना लायबिलिटी था अनिल अंबानी तेरा, 40,000 करोड़, अच्छा तू मुकेश का भाई है कोई दिक्कत नहीं, तू 400 करोड़ ही दे दे, 39,000 करोड़ राइट ऑफ कर दिया। तो वो तो है पब्लिक का पैसा, वो तो डूब ही गया क्योंकि हमसे ही इंटरेस्ट कमा के वैसे करके वो प्रॉफिट दिखाया होता है उन्होंने। ठीक है, और थैंक यू सर यहाँ पे थैंक क्या यू। कर रहे हैं, बड़े कॉर्पोरेट्स को राइट ऑफ कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या हो रही है, वो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चर हो गए, बैंक के पास गए, बैंक का लोन था 15 लाख रुपया, बैंक को बोले देखो भाई हमारे पास तो ये पूछा नहीं है कि हम आपका पैसा वैसा दे पाए। ये 15 लाख कैसे बना था, ये 5 लाख प्रिंसिपल था और 10 लाख ओवर द टाइम इंटरेस्ट हो गया था इसमें जमा। अब इंटरेस्ट की लाइबिलिटी करके हम एक्सपेंस भी डाल रहे थे और यहाँ पे इंटरेस्ट की लाइबिलिटी बढ़ा रहे। हमने बैंक को बोला हमारी हालत खराब है, आप एक काम करो, ये जो ब्याज का पैसा इतना चला रहा है इसको माफ कर दो। बैंक ने बोला ठीक है हम माफ करेंगे। तो बैंक भी अपना क्या करेगा, 10 लाख का लाइबिलिटी माफ करेगा। पेनल्टी क्या करेंगे, सर एंट्री करेंगे, बैंक लोन को डेबिट करेंगे, आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है, बैंक लोन अकाउंट डेबिट 10 लाख, बैंक लोन अकाउंट डेबिट। सपोज अभी हम इतना ही जा सकते हैं, आगे क्या हो सकता है सर, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स कुछ माफ करेंगे, अभी मैं इतना ही बोल रहा हूँ। अब अल्टीमेटली क्या हुआ, 10 लाख रुपया यहां से बचा बैंक से, 8 लाख रुपया शेयर होल्डर से बचा, तो आपके इस डब्बे में कितना पैसा जमा हुआ, सर इस डब्बे में आप 10 + 8 18 लाख रुपीज जमा हुआ। अब आप देखते हो यहाँ पे सपोज प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, मैं जस्ट दिखा रहा हूँ, हालांकि आप प्रॉफिट लॉस का डेबिट, प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस है 12 लाख रुपीज,
इसका डेबिट बैलेंस है फालतू में, तो इसको क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो एंट्री क्या करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, उसमें 18 लाख थे तो उसको डेबिट करेंगे। 18 लाख से क्या किया, राइट ऑफ। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस था, तो प्रॉफिट एंड लॉस को राइट ऑफ करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 12 लाख रुपया, तो इसका नेगेटिव बैलेंस से खत्म करें। सपोज आप देख रहे हो कि जो एसेट्स थे आपके फिक्स्ड एसेट्स, उनकी कॉस्ट बुक्स में 8 लाख दिख रही थी, बट अभी अगर उनकी फेयर वैल्यूएशन करेंगे, वो आपने ऐसे ही बहुत ज्यादा दिखा दी है, इंपेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे उसमें 5 लाख क्या आ रहे हैं, तो 3 लाख आपका वहां पे नुकसान हो रहा है। तो उसको आप राइट ऑफ करोगे टू फिक्स्ड एसेट्स, तो आप फिक्स्ड एसेट्स को 3 लाख से कम कर रहे हो। सपोज आपकी बुक्स में गुडविल दिख रही है कुछ, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, बट जब आपकी हालत इतनी खराब है, आप प्रॉफिट ही नहीं कमा रहे, तो वो गुडविल किस चीज का, अब तो गुडविल कुछ है ही नहीं, वो गुडविल आपने परचेज की थी बट अभी आपकी हालत खराब है, तो जितने भी आपके इंटेंजिबल एसेट्स हैं, जहां से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कोई पैसा आने की, तब उसको राइट ऑफ करते हो। सपोज वो 2 लाख रुपया था, तो 12 और 3 क्या हो गया, 15, 15 और 2 कितना होगा, 17। तो अल्टीमेटली जो आपको रिकंस्ट्रक्शन से फायदा हो गया, उसमें आप जितने भी ये सारे लॉसेस थे, फिक्स्ड एसेट्स को राइट डाउन करने का, जितना भी जो करना है, इंटेंजिबल्स को राइट ऑफ करने का, वो सब आप इससे करते हो। लास्ट में कितना बचता है इसमें से आपको लास्ट में कितना बचता है, तो जो 1 लाख रुपए लास्ट में बचा, उसको हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि वो आपका कैपिटल फायदा है, जो बार बार नहीं होता है। वो इस तरह से हो गया फायदा कि वन टाइम ऐसे सेटलमेंट हो गया, उसमें आपका फायदा हो गया, तो उसको हम पीएनएल में नहीं लेते, इसको हम कैपिटल रिजर्व में लेते हैं। तो कैपिटल रिजर्व 1 लाख रुपीज। तो अब अगर देखोगे पोजीशन क्या होगी, अब इसके बाद अगर आप बैलेंस शीट बनाओगे तो पोजीशन कुछ बहुत अच्छी दिखेगी कंपनी की एम्बेर के लिए। यहाँ पे शेयर कैपिटल जो था वो अब रहेगा 2 लाख, जो लोन था बैंक का वो रहेगा 5 लाख, जो क्रेडिटर्स थे सपोज वो 1 लाख के थे, वो 1 लाख के रहेंगे, जो फिक्स एसेट थे सपोज आपके 5 लाख थे, यहाँ पे आपका कैपिटल रिजर्व आएगा, सॉरी, फिक्स एसेट्स 5 लाख के और करंट एसेट्स 4 लाख के। अब आपकी पोजीशन ऐसे दिखेगी, पहली पोजीशन क्या थी आपकी, यहाँ पे लॉस ही था 12 लाख का, उसको हटा दिया, गुडविल फालतू का था उसको राइट ऑफ कर दिया, फिक्स्ड एसेट बहुत ज्यादा दिखाए थे आपने, जो कि रियलिटी में उतने वैल्यू की थे ही नहीं, जिनको आपने इंटर करना था, तो वो 9 लाख का टोटल पिक्चर था। अब यह कंपनी की पोजीशन अपेरेंटली बुक्स में ठीक दिख रही है। अब कंपनी को अब जो इंटरेस्ट भी लगेगा सिर्फ 5 लाख पे ही लगेगा, पहले इनको 10 लाख पे लग रहा था, जितना ये कमा नहीं रहे थे उतना इनका पैसा किस में जा रहा था, इंटरेस्ट में जा रहा था। तो जब ऐसी रिस्ट्रक्चर होगी, तो कंपनी की अब क्या हो गया, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होगी, और कंपनी अब आगे कारोबार और करके पैसा कमा सकती है। बट सिंस अब कंपनी की जो बैलेंस शीट नंबर 1 थी, तो बैलेंस शीट नंबर 2, इसमें जमीन आसमान फर्क है। और ऐसा तो नहीं है कि अब शेयर होल्डर्स को इसके बेसिस पे धोखा लगेगा, जब शेयर होल्डर्स को किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है तो वो उसकी बैलेंस शीट देखता है। यहाँ पे अगर आप देखो जाएगा, अगर बैलेंस शीट नंबर 1 थी और बैलेंस शीट नंबर 2 थी, मुझे बताओ, अगर मैं नहीं बताऊंगा सही पिक्चर, तो बंदा इस पे पैसा लगाया कि इस कंपनी को देख के पैसा लगाएगा, जल्दी बताओ मुझे। अगर किसी ने पैसा लगाना है, तो वो इस बैलेंस शीट पे पैसा लगाएगा कि इस बैलेंस शीट पे पैसा लगाएगा। तो अगर आप सर, शेयर अगर आप शेयर होल्डर हो, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है इस कंपनी के लॉसेस है 12 लाख के, और यहाँ पे लॉस दिख रहा है 0, तो आप किस कंपनी में पैसा लगाओगे, इसमें लगाओगे क्यों? ना अगर लगाना होगा। तो बिकॉज यहाँ पे आपको दिख रहा है यार कंपनी का क्या है, प्रॉफिट लॉस पे इतना डेबिट बैलेंस दिख रहा है, ये कंपनी तो प्रॉफिट ही नहीं कमा रही है, कंपनी की बोरोइंग्स है बहुत ज्यादा है, इसका करंट रेशो बहुत गंदा है, 4 लाख की करंट एसेट है और लाइबिलिटीज इतनी सारी है, 15 लाख की लाइबिलिटीज है, डेट इक्विटी रेशियो बहुत गंदा है इसका, फिक्स्ड एसेट टू लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज बहुत गंदा है, 15 लाख का लोन है, 5 लाख के एसेट से, हालत बहुत खराब है। बट यहाँ पे आप देखोगे, आप बोलोगे ठीक है कंपनी थोड़ी ठीक ही लग रही है, बट ये तो धोखा है, बिकॉज ये तो आपने रिस्ट्रक्चरिंग कर दिया। तभी बोला जाता है कि जो भी कंपनी यहाँ पे बैलेंस शीट बनाएगी, अगर ये बैलेंस शीट बनाएगी तो यहाँ पे लिखेगी बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड, और ब्रैकेट में लिखेगी एंड रिड्यूस्ड, क्या लिखेंगे, एंड रिड्यूस्ड।
जब ये वर्ड लिखेंगे तो जो भी शेयर होल्डर होगा उसको इस वर्ड की ओर फोकस जाएगा, तो उसको समझ आएगा कि भाई ये कंपनी में क्या हो गया है, ये कंपनी में क्या हुआ है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो गया है। तो फिर वो किसी नोट्स अकाउंट में जाएगा, बाकी सब चीजें देखेगा, वहां पे इसको पूरी डिटेल मिल जाएगी। समझ आया आपको? यस सर। यस सर। सीए इंटर में ये बहुत डिटेल में पढ़ना होता है, बट कंसिडरिंग द वेटेज ऑफ दिस टॉपिक योर सिलेबस, मुझे नहीं लगता हमें इसमें और ज्यादा पढ़ना है। स्टिल आई विल मेक यू गो थ्रू द नोट्स, कि कहीं ऐसा ना हो कोई और इंपॉर्टेंट चीज हो जो हमें लगेगा कि एग्जाम में इसका, हमें क्या अल्टीमेटली पता है हमारा एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है। तो अब उस एंगल से मैं देखूंगा कि बुक में कुछ और चीज तो नहीं लिखी है जो आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज आपको एग्जाम जो पॉइंट है उससे इस चैप्टर का इतना बहुत ज्यादा है। ठीक है, जैसे मैंने फोकस कराया एंड रिड्यूस्ड, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आप रिकंस्ट्रक्शन से बाकी पैसा बचा उसको कहां पे ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, लेट्स गो थ्रू द नोट्स क्विकली बिकॉज टाइम हमारे पास कम है। सर आपकी आवाज ना बीच बीच में कट रही है। अच्छा, कल कल तक नहीं कट रही थी ना? सर। ये हमने डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहां तक तो हमने डिस्कस कर दिया था। ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल में डिस्कस किया था, भाई 100 रुपए का शेयर था, उसको वापस करके हम 10 रुपए का शेयर इशू कर रहे हैं। ठीक है ना, तो वहां पे पहले 10,000 शेयर थे 100 रुपए के, अब 1 लाख शेयर होंगे 10 रुपए के। ठीक है, दूसरा क्या था, आप शेयर को स्टॉक में ट्रांसफर कर सकते हो, तो उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, नॉट दैट स्टॉक इन्वेंट्री वाला स्टॉक, इसको इक्विटी स्टॉक बोलते हो। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, फिर आप आधा आधा फ्रैक्शन में भी बेच सकते हो, बट अगेन एंट्रीज वही हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, दिखता वहां ही है शेयर कैपिटल वाले में। ठीक है, राइट्स आप वेरी कर सकते हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का सपोज 10% था पहले डिविडेंड, अब हमें लग रहा है कितना नहीं दे पाएंगे, तो आप क्या करोगे, 10% डिविडेंड वाले शेयर जो थे वो वापस लेंगे, उसकी जगह 8% डिविडेंड वाले शेयर जो है वो इशू करेंगे। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल मैंने आपको बता दिया कि भाई इसमें क्या था, 10 रुपए का शेयर था, आप वो बोले कि ठीक है रुपया 2.5 रुपया जो है वो माफ करेंगे, या जितना भी माफ करेंगे तो उस हिसाब से कम होगा। ठीक है, कंप्रोमाइज अरेंजमेंट में क्या आ जाएगा, बैंक जो है बोरोवर लाइबिलिटी जो है वो माफ करेंगे, कोई प्रोविजन किया है अब बोलेंगे ठीक है उस प्रोविजन की जरूरत नहीं है, तो प्रोविजन को डेबिट करेंगे और रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। ठीक है, या कभी कभी ऐसा हो गया है कि आपके पास कुछ शेयर्स है, आपको पता नहीं चल रहा इसका रियल ओनर कौन है, कोई क्लेम नहीं कर रहा है, तो उतने से भी आप लाइबिलिटीज को, शेयर कैपिटल को कम कर सकते हो और रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में क्रेडिट करोगे। तो अल्टीमेटली सारा डेबिट जो करना है वहां से उसको डेबिट करके रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में क्रेडिट करोगे, लाइबिलिटीज को जहां भी कम कर रहे हो, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को, इंटरनल लाइबिलिटीज जहां भी कम करके रिकंस्ट्रक्शन में क्रेडिट कर रहे हो, और रिकंस्ट्रक्शन से फिर आप क्या रहे हो, जहां पे भी एसेट को कम करना है, पीएनएल का जो बैलेंस को वाइप ऑफ करना है, इंटेंजिबल्स को राइट ऑफ करना है, उसको इस क्रेडिट के साथ एडजस्ट करो, बाकी जो पैसा बचेगा दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो आपको दो चीजें याद रखनी है, ये आ सकता है कि अगर कोई भी बैलेंस बचेगा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में, उसको कहां पे ट्रांसफर करेंगे, उसको ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो इसको आपने नोट करना है। दूसरा, कि जो भी कंपनी बैलेंस शीट बनाएगी उसके बाद उसको बैलेंस शीट के साथ एंड रिड्यूस्ड लिखना ही लिखना है। ठीक है, सर इसका मतलब है कि मतलब जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करता है उनको एंड रिड्यूस लिखना होता है उसके बाद। यस, उनको एंड रिड्यूस्ड लिखना है। यूजुअली क्या होता है इंटरनल मीन्स रिकंस्ट्रक्शन मतलब ये जब होता है, ट्रांसपेरेंसी है एक हिसाब से कि मतलब इस कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स थी, लॉस वगैरह था, तो इस वजह से अदरवाइज दे हैव किसी मतलब को पता नहीं डन द चलेगा ना कि इंटरनल भाई इस रिकंस्ट्रक्शन। कंपनी की हालत खराब थी, किसी को पता नहीं चलेगा इस कंपनी की हालत खराब थी, तो तभी इनको ये लिखना ही पड़ता है। ठीक है, ओके ओके। और इसमें भी क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करते हो राइट ऑफ में, अब जरूरी नहीं है ना कि मैंने जो एग्जाम्पल दी थी उसमें आपके सारे लॉसेस राइट ऑफ हो रहे थे फिर भी बच रहा था, कभी कभी तो ऐसा हो सकता है फिर भी लॉस रहेगा कुछ, तो उसमें आप क्या करते हो, सबसे पहले जो बाकी इंटेंजिबल एसेट्स है उनको राइट ऑफ कर रहे हो, और लास्ट में जो पीएनएल बचा होगा उसको राइट ऑफ कर दोगे। ठीक है,
आई गेस इसमें और कुछ खास है नहीं. स्टिल लेट्स गो थ्रू द चैप्टर. ये आपको क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है बिकॉज आप कोई एकेडमिक्स का एग्जाम नहीं दे रहे हो. लास्ट में ऐसे एंड रिड्यूस लिखेंगे साथ में, ठीक है. आप लोग ने ये चीजें अपने कहीं ग्रेजुएशन एमकॉम में पढ़ी है क्या कि नहीं पढ़ी है? हाँ सर, ये पढ़ा है, ये है सिलेबस का पार्ट था ये। रिकंस्ट्रक्शन में आज कुछ है नहीं. बट यस, इसमें कोड्स इन्वॉल्व होते हैं. आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, आपको कोड में पिक्चर में लेना पड़ता है. और तभी फिर कोड भी आपको क्या करता है लास्ट में, ये चीजें लिख लेता है लास्ट में कि आपको अपनी नई बैलेंस शीट के साथ एंड रिजल्ट लिखना है. कोड इसमें यूजुअली इन्वॉल्व होता है, ठीक है. दिस वाज ऑल अबाउट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. एमएलगमेशन वाला टॉपिक हम कल करेंगे थोड़ा, क्योंकि वो नए से करेंगे. एमएलगमेशन करेंगे. आज मैं आपको दूसरा पार्ट जो उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, हालांकि उसको भी हमें डिटेल में करना है. कंसोलिडेशन. किसी को कंसोलिडेशन का कुछ आइडिया? मैंने सर आपको जब दो टर्म्स मर्ज होती है तो कंसोलिडेट करते हैं, लाइक बैलेंस शीट वगैरह हम कंसोलिडेट करते हैं। एमएलगमेशन तो मैंने आपको डिटेल में बताना ही है. इट्स नॉट नेसेसरली मर्जर होता है तो तभी कंसोलिडेशन करना होता है. मैंने आपको इंडियन ऑयल की बैलेंस शीट दिखाई थी, उसमें मैंने आपको दिखाया एनुअल रिपोर्ट दिखाई थी, उसमें था इंडियन ऑयल का स्टैंड अलोन बैलेंस शीट या स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. और उसके बाद था कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. क्या था? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? मैं एज एन इंडियन ऑयल अगर हूं तो इंडियन ऑयल का एज अ कंपनी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है? इंडियन ऑयल का एज अ कंपनी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है उसका मैं बताता हूं पूरा हिसाब, कि मेरी एसेट्स कितनी है, मेरी कैपिटल कितनी है और मेरी लाइबिलिटीज कितनी है. प्रॉफिट में बताता हूं मेरा सेल्स और अदर इनकम कितना है, मेरा एक्सपेंसेस कितना है और मेरा नेट प्रॉफिट कितना है. ये मैं स्टैंड अलोन बेस पे बोलता हूँ, ठीक है. ये होता है सिंपल स्टैंड अलोन फाइनेंस. दूसरा रिक्वायरमेंट है कंपनीज एक्ट का, कि अगर कंपनीज की कोई सब्सिडरी है, जेवी है या एसोसिएट है, तो इस कंपनी को अपनी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ साथ अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाने हैं. अब इसको आपने पहले ये समझना पड़ेगा कि सब्सिडी का मतलब क्या होता है, जेवी का मतलब क्या होता है, एसोसिएट का मतलब क्या होता है. तो आप में से कोई मुझे बता सकता है इनका मतलब क्या होता है? मतलब डिटेल में नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा ओवरव्यू चाहिए, क्योंकि अभी मेरा टाइम बच रहा है थोड़ा, तभी मैं इसको यूज कर रहा हूँ अभी ये चीज का ब्रीफ अप करने के लिए, क्योंकि टाइम ही हमारा कीमती चीज है. कोई मुझे बता सकता है सब्सिडरी क्या होता है? पूरा टेक्निकल सर लेवल पे नहीं. सब्सिडरी कंपनी हो गई, मतलब जिसके नियर अबाउट 50 से अबो शेयर्स होते हैं पेरेंट कंपनी के अंडर। बहुत सिंपली इन्हें बता दिया और मैं भी अभी कंट्रोलर डेफिनेशन पे रिलेशन मैनेजमेंट में। करूंगा. अगर कोई कंपनी है जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर आपके पास है, 50 से ज्यादा परसेंट शेयर आपके पास है, तो वो आपकी सब्सिडरी कहलाई जाती है और आप उसकी होल्डिंग कंपनी कहलाई जाते हो या आप उसकी पेरेंट कहलाई जाते हो, ठीक है. बेसिकली इट्स 50% शेयर, 51%. हम दूसरा वर्ड इसको होता है अगर इस पे आपका कंट्रोल है. क्या है? कंट्रोल है. आपको पता है डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी में भी यही होता है कि भाई जिसके पास भी 50 नंबर ऑफ सीट से ज्यादा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम क्या बोलते हैं कि भाई इन्हीं की सरकार बनेगी. व्हाई? बिकॉज मेजॉरिटी इन्हीं के पास है. दे कैन कंट्रोल द डिसीजन मेकिंग. जब वोटिंग करनी होगी किसी भी बिल को लेके तो इनके पास 50% से ज्यादा इसमें आ जाएगा. इट इज एन एजम्पशन. इसी तरह से कंपनी में अगर आपके 50% से ज्यादा शेयर्स है, यू आर बेसिकली व्हाट यू कैन कंट्रोल द डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंपनी. ये माना जाता है वो कंपनी भी बेसिकली आप ही की है.
वो कंपनी भी बेसिकली आपकी है। समझ आई बात? आपको पता जी है सर। रिलायंस रिलायंस की इतनी सारी कंपनीज है कि नहीं? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आपको क्या लगता है रिलायंस इंडस्ट्रीज के, अगर हम बोलते हैं रिलायंस इज मुकेश अंबानी की कंपनी, यही बोलते हो आप? बोलिए जल्दी, जी क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? हाँ, हम बोलते हैं कि रिलायंस के ओनर मुकेश अंबानी है, लेकिन एक्चुअल में है नहीं, अकेले वो खाली। आपको स्क्रीन कुछ दिख रही है? यस सर। सी द नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज हेल्ड बाय द प्रमोटर ग्रुप, जो इसके प्रमोटर्स है अंबानी फैमिली, कितना है? 50.1%। और हम बोलते हैं रिलायंस की जो है 50%, ही हम क्या बोलते हैं, रिलायंस के मालिक कौन है? अंबानी। भाई रिलायंस के पास 50% ही तो है, 50.1% इज ओनली ऑफ अंबानी, बाकी 49.9% शेयर्स आर विद द अदर पीपल इन दिस वर्ल्ड। बट व्हाई इज इट वी से रिलायंस रिलायंस अंबानी की कंपनी? बिकॉज दे हैव द कंट्रोल ओवर दिस कंपनी। जब डिसीजन लेना होगा किसी बिल को लेके, किसी भी डिसीजन लेना होगा, जब एजीएम में वोटिंग होगी, तो मेजॉरिटी पोल टिक की है। सारे अगेंस्ट आके बोले 50.1 हमारा इस पे वोट है, बस। ये कोई भी डिसीजन पास कर सकते हैं रिलायंस में। दैट्स हाउ द कॉर्पोरेट जो है वो कंपनीज को चलाते हैं। ये 49% लोगों से पैसा ले रहे हैं और खुद चला रहे हैं पूरा कंपनी को, जिस हिसाब से भी चाहिए, जो भी डिसीजन पास कर ले। तो अंबानी का जो धीरू भाई अंबानी का वो कंपनी था पूरा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हाउ दे डिवाइडेड इनटू दीज टू कंपनीज। दोनों भाइयों में कैसे कर दिया? थोड़ी है कि 50% शेयर इसने लिया, 50% शेयर इसने लिया। इट्स नॉट लाइक दैट। ये पहले क्या करते हैं, बहुत सारी कंपनीज बनाते हैं, और फिर उस कंपनी में, हर कंपनी में क्या है, 50% शेयर इसके पास है 50.1, और बाकी पब्लिक के पास 50.1, बाकी पब्लिक के पास 50.1, और ओवरऑल सब कंपनी में क्या है, 50% से ज्यादा शेयर या तो मुकेश अंबानी के पास है या तो अनिल अंबानी के पास है। बट ओवरऑल लेवल पे देखा जाएगा तो नहीं है वैसी बात। तो इन्होंने छोटी छोटी कंपनीज रखी है, और उसमें फिर अंदर में क्या क्या 50% इनके पास है, बाकी किसी और के पास है। अरे गवर्नमेंट बोलता है कि क्या बेवकूफ बना रहे हो लोगों को। मैं कंसोलिडेटेड पिक्चर बता दो आपकी की है। रिलायंस के अगर आप देखोगे, ये तो मैंने आपको रिलायंस का पहले ये चीज आपको क्लियर कर दिया कि कोई भी बंदा अपने पास नहीं रखता, बट सिंस दे हैव कंट्रोल ओवर द रिलायंस, तो हम बोलते हैं रिलायंस के मालिक तो अंबानीज है। अब मैं आपको रिलायंस का दूसरा चीज दिखा दूंगा। फाइनेंशियल कंपनीज कहते हैं ना, हाँ, फाइनेंशियल कंपनीज बनाते हैं ना सर। दैट्स ए डिफरेंट थिंग, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, बट मैं आपको मेजरली बता दिया कि रिलायंस का अगर 50.1% शेयर्स है अंबानी का, वी स्टिल टेल कि भाई अंबानी की कंपनी है, बिकॉज अंबानी कंट्रोल रिलायंस, ठीक है? अब इमेजिन करो, अब ये रिलायंस कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, फाइन। यस अब सर। देयर इज दिस कंपनी, सेवन इंडिया कन्वीनियंस रिटेल लिमिटेड, ये एक अलग कंपनी है। बट अगेन इसमें क्या है, इस कंपनी के भी 50% शेयर है, 50.1% या कुछ भी शेयर है, दे आर विद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब अंदर में क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसमें अंबानी का ओनली 50% है। अब रिलायंस ने अंदर किसी और कंपनी में इन्वेस्ट किया, एक नई कंपनी बनाई है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने, अलग से एक कंपनी बना दी गई है, उसका नाम है सेवन इंडिया कन्वीनियंस लिमिटेड। उसके भी 50% शेयर है, 51% शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास है। तो जब रिलायंस अपना बनाएगा बैलेंस शीट, वो क्या दिखाएगा अपनी स्टैंड अलोन बैलेंस शीट में? वो इन्वेस्टमेंट इन दिस कंपनी दिखाएगा, इन्वेस्टमेंट इन आइडिया सॉल्यूशंस लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट इन एक्ॉप्स, इन्वेस्टमेंट इन एब्जॉर्ब, इनमें एडवर्क, इन सब में वो अपना इन्वेस्टमेंट दिखाएगा। तो गवर्नमेंट बोलती है तुम लोगों को बेवकूफ बना करके आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी है, वो तो बेसिकली आप ही की कंपनी है ना, यू आर कंट्रोलिंग दैट कंपनी बिकॉज़ यू हैव मोर देन 50% शेयर होल्डिंग इन दैट कंपनी।
गिव अस द क्लियर पिक्चर, वो तोड़ो वो इन्वेस्टमेंट कि उसके सारे 50% के एसेट्स आपके हैं, 50% लाइबिलिटीज आपकी है, हमें उस तरह से क्वेश्चन बता दो। तो उसमें आपको क्या करते हैं, कंसोलिडेटेड पिक्चर बनाते हो। तो आप बोलते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट अगर मैं तोड़ूंगा, वो इन्वेस्टमेंट को आप ऐसे जैकपॉट समझ लो, अगर एक जैकपॉट तोड़ूंगा, छोटा बच्चा जाता है पापा मुझे ये लाना है, वो क्या होता है, वो कोई जैकपॉट बना होता है, उसमें सस्पेंस होता है, उसको तोड़ते हैं, वहां पर थोड़ा सा खिलौना निकलता है ना। अब देखो मैं ये हमेशा समझता ये किंडर जॉय वाला कंसेप्ट, मैं अपने बच्चे को सब कुछ देता किंडर जॉय दे, बिकॉज मैं सोचता क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी को डिजाइन अच्छा बनाएंगे और छोटा सा उसमें कुछ निकलता है, उसके लिए बच्चा उसमें अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, तो किंडर जॉय में भी तोड़ते हैं, बोलते हैं यार खाने वाली चीज तो बहुत छोटी सी है और उसमें वो चीज निकलता है। सिमिलरली बाकी चीजें देखते हैं जहां पे वो जैकपॉट होता है उसको खोल देते हैं अंदर, तो जैकपॉट पर से कुछ नहीं है, उसके अंदर जो चीज है वही है। सिमिलरली ये रिलायंस अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, उससे कोई क्लियर पिक्चर नहीं पता चलेगी। अब कंसोलिडेट एज अ ग्रुप रिलायंस ने कितना कमाया है, तो तब क्या होगा, ये सब सब्सिडरीज का है ना, वो अब उनका बैलेंस शीट पीएनएल देगा और उसको अपने साथ मर्ज करेगा। अब बोलोगे सर इनका तो 50% ही है, बाकी लोगों का है, उसको वो दिखाते हैं एज ए माइनॉरिटी इंटरेस्ट। बिकॉज द पॉइंट ऑफ हियर इज, आप जिन जिन कंपनीज पे आपका कंट्रोल है, आप उनके सारे एसेट्स अपने एसेट्स दिखा दो, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव कंट्रोल ओवर द एसेट्स। व्हाट इज एन एसेट? Asset is something which is owned by the entity nine, which has on which the company has a control. Reliance Industries Limited has control over the assets of Columbus Central Corporation Limited, over the assets of Crystalline Silica Mining Limited, और the assets of डोनागरी डोंगरी वेस्ट इंफ्रा लिमिटेड। ये सब कंपनीज रिलायंस वालों ने बनवाई है और इनके शेयर्स में फिर 50% ज्यादा अपने पास रखे हैं। ये इस तरह से डाइवर्स कर लेते हैं, फिर वो बहुत सारी चीजें इसमें जो होती है वो करती है, मर्जर एक्विजिशन इंटरनल इंटरनल, वो इनका गेम चलता रहता है। दैट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम। बट माय पॉइंट आउट इज इतने सारे कंपनीज में इन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है, तो ये इसको स्टैंड अलोन में एज ए इन्वेस्टमेंट ही दिखाते हैं। बट कंपनी से बोलता है हमें पूरा पिक्चर बता दो, उसमें इन सब इन्वेस्टमेंट्स को हम खोल देते हैं और देखते हैं कि भाई इसकी जगह जो एसेट्स है वो हमारी बुक्स में लाते हैं, लाइबिलिटीज अपनी बुक्स में लाते हैं, बाकी जो इसमें बाकियों का पैसा पड़ा हुआ है वो 40 50 49 पॉइंट, उसको हम एज ए माइनॉरिटी इंटरेस्ट दिखाते हैं। देखो इतनी सारी इनकी सब्सिडरीज है, सब्सिडीज कौन है, जिन पे आपका कंट्रोल है, एंड कंट्रोल यूजुअली होता है 50% से ज्यादा आपका शेयर होल्डर है। उसके बाद आता है जेवी। जेवी क्या है? जेवी का मतलब क्या है? ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट में क्या पता चलता है, वेंचर का मतलब क्या है, कोई दुकान को लिया, कोई कंपनी बनाई है, बट इट्स ए जेवी, मतलब आप अकेले इसके कंट्रोल मालिक नहीं हो, आपने किसी के साथ जेवी बनाई है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, किसी जगह रिलायंस ने बोला कि यार हम ये चीज लगा रहे हैं, ये हम अकेले नहीं लाएंगे, तो इसमें हम रिलायंस प्लस कोई और कंपनी, लेट्स मी थिंक ऑफ एनी कंपनी है रिलायंस की जेवी है। चलो अभी इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लेते हैं। सपोज इट इज रिलायंस प्लस बीपी, ब्रिटिश पेट्रोलियम। इन्होंने बोला कि यार इंडिया में ना अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम ऑयल एंड गैस में हम अकेले नहीं आएंगे, तो इनने क्या किया, रिलायंस और बीपी का एक कंपनी बना दिया जिसका नाम है जियो बीपी। अभी रिसेंटली आपने देखा जियो हॉटस्टार, सपोज, तो दे जस्ट यहाँ पे इन्हें जेवी बना दिया अपना, जस्ट एज्यूमिंग कि उन्होंने जेवी बना दिया, तो यहाँ पे क्या है, 50% होल्डिंग रिलायंस की है, 50% होल्डिंग ब्रिटिश पेट्रोलियम की है, दोनों में मिला के जियो बीपी। रिलायंस अपना ये वाला बिजनेस सपोज जियो नाम से इंडिया में जाना जाता है, तो जियो बीपी इन्होंने बना दिया, अपने पेट्रोल पंप बना दिए, तो वहां पे 50-50, दिस इज जेवी। कंपनीज एक्ट बोलता है सबसे जब कंसोलिडेशन करोगे, यहाँ पे भी क्या है, अपना 50% एसेट ले लो, 50% लाइबिलिटी लो, बिकॉज 50% का मालिक है, इन्वेस्टमेंट मत दिखा दो कंसोलिडेट। यहाँ पे 100% अपना एसेट ले लो, 100% उसकी लाइबिलिटीज ले लो, बाकी जो बाकियों का पैसा है उसको क्या दिखा रहा हो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट दिखा दो। यहाँ पे अपना 50 ले लो, सारा 50-50 ले लो। एसोसिएट में आपको नहीं दिखाना है, उसकी अलग से इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग करनी है। और एसोसिएट का मतलब होता है जहां पे आपका शेयर होल्डिंग यूजुअली 20 से 30% है, मतलब आपका पूरा कंट्रोल नहीं है, जेवी भी नहीं है कि 50-50 या चार कंपनीज का 25-25 है, बट एस यू हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन दैट कंपनी, उसको आप एज एन एसोसिएट दिखा दो। ठीक है, दिस इज अ सर ब्रीफ आइडिया सर अबाउट जॉइंट कंसोलिडेशन। वेंचर सर जॉइंट वेंचर स्टार्टअप्स के साथ रिलेट करता है ना सर? नहीं, ज्वाइंट वेंचर इज नॉट नेसेसरी अबाउट स्टार्टअप, ज्वाइंट वेंचर कहीं पे भी हो सकता है दोस्त, स्टार्टअप के साथ ज्वाइंट वेंचर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं आपको अपनी कंपनी का दिखाता हूँ, मैं आपको इंडिया जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे रिलायंस का दिखाता हूँ। रिलायंस की बहुत सारी कंपनी के साथ जेवीज है, ठीक है ना।
जैसे मैंने अभी जो अभी लिस्ट दिखाई थी आपकी, ये सब इनकी क्या है, सब्सिडरीज है। ठीक है। ओके सर, ये ठीक है। एसोसिएट जेवी है, आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड, ये सब इनके एसोसिएट है। ठीक है। जैसे बालाजी टेलीफिल्म नाम सुना होगे, जामनगर यूटिलिटीज एंड पावर प्राइमरी, ये इनकी क्या है, ये है जेवी से। आई विल शो यू ऑफ इंडियन ऑयल, ठीक है ना। इंडियन ऑयल सब्सिडरी। देखो, ये मेरी सब्सिडरीज है, मेरी मतलब नहीं, इंडियन ऑयल की सब्सिडरीज है। ठीक है। देयर इज दिस कंपनी सीपीसीएल, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये हमारी इंडिया में सब्सिडरी है। और हम ये कंपनी किसमें है, रिफाइनिंग का पेट्रोलियम प्रोडक्ट। और इसमें जो हमारे जो पार्टनर है, अगर कोई और कंपनी है जिसका मतलब, एक तो हमारी है ही है ही, अगर कोई और पार्टनर भी है जिसके कुछ शेयर्स है इसमें, आई गेस हमारे कुछ 75% शेयर्स हमारे पास है, बाकी किसी और कंपनी के जो यहाँ पे नाम है। ठीक है। जैसे एक और कंपनी है हमारी, आईओसीएल, आईओसी ग्लोबल कैपिटल मैनेजमेंट आईएफएससी लिमिटेड। ठीक है। ये हमने एक कंपनी बनाई है, ये हमारी सब्सिडरी होगी, मतलब 50% ज्यादा हमारे पास है। और यहाँ पे क्या लिखा है, होली ओनर सब्सिडी। होली ओनर सब्सिडी मतलब क्या है, 100% शेयर हमारे पास ही है। तो बेसिकली क्या था, हमें गुजरात में जिस गिफ्ट सिटी का कॉन्सेप्ट आया, तो वहां पे हमने एक कंपनी बना दी। तो एक तरीका तो हम अपना ही वहां पर करते हैं, बट वहां पे रिक्वायरमेंट ऐसी थी, एक अलग कंपनी होनी चाहिए। बट अब अलग कंपनी नहीं है, तो हमने ही एक कंपनी बनाई है गिफ्ट सिटी में, जिसका नाम है आईजीएमसीएल। तो उसके 100% शेयर हमारे पास ही है। तो वो अलग से अपनी एक बैलेंस शीट पूरा बना दी है। बट सिंस वो हमारी कंपनी है, तो हम दिखाते हैं इन्वेस्टमेंट इन आईजीएमसीएल। गवर्नमेंट बोलता है ठीक है, स्टैंड अलोन के लिए तो ठीक है, बट मुझे एज अ जो क्या बोलते हैं, एज अ ग्रुप मुझे दिखा दो अपनी पिक्चर। मर्सर प्राइवेट लिमिटेड, ये भी है हमारी होली ओनर सबसे। होली ओनर जहां पर दिखोगे, मतलब 100% शेयर हमारे पास है। ठीक है ना। ठीक है। लंका आईओसी, लंका आईओसी भी हमारी सब्सिडरी है ये, बट हमारी फॉरेन सब्सिडरी है, मतलब इंडिया के बाहर है। उसमें भी कुछ हमारा पैसा है और बाकी का है। जैसे ये एबी ऑयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारा जेवी है। जेवी का मतलब क्या है, सिर्फ हमारा ही नहीं है, कोई और पार्टनर भी है। जैसे यहाँ पे नेदन बीवी नीदरलैंड्स है, और इंडिया की बावन लाख की कंपनी, और हमें तो तीन है, तीनों का मिलाकर है। कांवरिया बेसिन सीबीआरपीएल, ये भी हमारी जेवी है, जिसमें सीपीसीएल भी हमारी एक पार्टनर है, जो भी पार्टनर है, एक्सिस बैंक है, एचडीएफ है। These are called as seed investors. Delhi Aviation Fuel Facility है, GH4 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, ग्रीन गैस लिमिटेड है, जीएसपीएल है, ये सब हमारी जेवी है। HURL, हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड, जो फर्टिलाइजर बनाती है, दिस आवर जेवी। इसमें 25-25% है सबके पास है। 25 हमारे पास है, 25 कोल के पास है, 25 एनटीपीसी के पास है, 25 एनटीपीसी का, ऐसे सबके पास इक्वल ये है। ठीक है। ये हो गया जेवी। उसके बाद क्या था फिर, देखो इंडियन ऑयल टैंक, ये सब हमारी ज्वाइंट वेंचर्स है। इसमें यूजुअली दूसरी कंपनी होती है जिनके साथ हम डील करते हैं, जैसे दिस है आईओसी फिनर्जी लिमिटेड। तो इसमें एक आईओसी है और एक फिनर्जी लिमिटेड है। लिब्रिजॉल इंडिया लिमिटेड, एनपीसीएल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पारादीप प्लास्टिक पार्क, दीज आर ऑल कॉल्ड ज्वाइंट वेंचर्स। जैसे ये पेट्रोनेट एलएनजी है, ये हमारा ज्वाइंट वेंचर है। इसमें साथ क्या है, ये एलएनजी को इंपोर्ट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रिगेसिफाई करते हैं। तो हमने इसको अपनी बैलेंस शीट में नहीं लिया है, तो हमने क्या किया, एक नई कंपनी बना दी है, वो ये सब काम काम करते हैं, ताकि वो उसी पे फोकस करे। इसमें क्या था, हमें को इसकी जरूरत है बीपीसीएल को, या ओएनजीसी को, या ऑयल इंडिया को। तो हम 5 कंपनी से मिला के 20-20% शेयर लगा के ये कंपनी बना दी, जो ये एक्सक्लूसिव ये काम देखेगी। हम अपने मेन कोर बिजनेस पे फोकस करेंगे। ठीक है ना। तो ये हमारी जेबी हो गई, इसी तरह से एसोसिएट होती है। जब कंसोल्टेशन करनी होती है, तब मैं इन सबका पिक्चर लेना होता है, वो मैं डिटेल में बता दूंगा। बट आज थोड़ा सा आइडिया था आपको देना कि कंसोल्टेशन का फंडा क्या है, और व्हाट इज सब्सिडी, व्हाट इज जॉइंट वेंचर, एंड व्हाट इज एसोसिएट। ठीक है, समझ आया। आज का क्लास इतना ही रखते हैं। और आज तक का कोई डाउट है तो बता दो, नहीं तो कल एमलगेमेशन और इन द लिस्ट ऑफ परचेज, इन द लिस्ट ऑफ मर्जर, उसको स्टार्ट करेंगे। किसी का कोई डाउट। नो सर, वैल्यू थैंक यू। एडिशन होती है नहीं होती है, वैल्यू एडिशन। चलो फिर सेशन को क्लोज करते हैं, किसी का अगर डाउट नहीं है तो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।